तो वो बोलती थी कि नहीं कोई बात नहीं, तैयारी करता रहे, अभी अगर उदास है तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आ, घूम के आ, और मतलब कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम लिया मेरे सिलेक्शन होने में, लेकिन उसके उन दोनों की तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मुझे डांटा गया कि क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मेरे ऊपर कोई सवाल उठाया कि तू गलत कर रहा है सही कर रहा है। आज तक उन्होंने सपोर्ट ही किया है, मेरे ऊपर विश्वास किया है, और मैंने इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैंने पढ़ाई किया है कि इस विश्वास को मैं तोड़ूं नहीं, मैं जो करने के लिए भेजा गया है मुझे वो मैं करता रहूं। इसके बाद में मेरी बहनों की जब मैं छोटा सा तब शादी हो गई थी, मैं उदास होता हूँ उनसे भी बात करता था। मेरी बहन है, सुरेश जी हैं, विनोद जी हैं, इनसे मैं बात करता था, तो वो भी ऐसी बातें बोलती थी कि मेरे को ये समझ नहीं आता था कि इनके मन से ये बात उठी कैसे है। जब मैं उदास हूँ, मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैंने तैयारी की, मैं आगे बताऊँगा, IAS तक की मैंने तैयारी की है, तो मैंने शिक्षा के हिसाब से मैंने सोचा काफ़ी मैंने सीखा है कुछ, बहुत सारे डाइवर्स मतलब अलग अलग फील्ड मैंने पढ़े हैं। लेकिन मेरी बहनों और मेरी माँ के और जब ये बोलती हैं, जो मेरे को उदास से मोटिवेट करती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी शिक्षा अभी भी कम है, किताबी ज्ञान ही है सिर्फ, और मेरी शायद प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं है। तो इन सब का मैं आभारी हूँ। मेरे टीचर्स, एक गुरु की भूमिका अहम होती है। माँ बाप उसको, एक बच्चे को ज़िंदगी में लेके आते हैं, उसके बाद उसको एक गुरु मिलता है। तो मैं मेरे स्कूलिंग से लेके कोचिंग तक, बीच में स्कूलिंग फिर कॉलेज है फिर कोचिंग है, मैं तीनों ही स्टेज पे मेरे गुरुओं का आभारी हूँ। पहला मैं जानता हूँ कहाँ मैंने स्कूलिंग की। स्कूलिंग मैंने पहली बार जब मैं क्लास में गया था, तो यहीं पे एक क्लास लगती थी, लोकराम मेहरा जी पढ़ाते थे वहाँ पे। तो कैसे कबूतर मेरे को लिखना सिखाया था, मुझे आज भी आता है। मैं उसको बार बार लिख के लेके गया कि मैं सीख गया उसको, अब नहीं लिखना मुझे। और तो बोलते नहीं, उसको और मोटा कर। वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद तू और घिसेगा तो तेरे मन में छप जाएगा, और वो मेरे मन में तब से छपा हुआ है। आज भी मुझे याद है क्या का कबूतर मैंने कैसे लिखा था। फिर एक कोचिंग में, कॉलेज में गया मैं, कॉलेज में मैंने प्रोजेक्ट किए, तो वहाँ मुझे एक सर मिले थे, कुलदीप सर। वो आज यहाँ पे नहीं आ पाए, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी लेकिन नहीं आ पाए, वो जयपुर से यहाँ पे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो शायद वो होगा या नहीं होगा, वो बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन उन्होंने एक इंग्लिश में सेंटेंस बोला कि आइदर वी विन और वी लर्न। मतलब या तो हम किसी को काम करते हुए सीख जाते हैं और जीत जाते हैं, हारने जैसा कुछ नहीं होता उसमें। आप किसी चीज़ को कर नहीं पाए तो आप उसमें सीख गए कि आप क्यों नहीं कर पाए, तो आपने सीखा, एटलीस्ट आप जीते नहीं तो आप सीख तो गए, तो अगली बार वो गलती नहीं करोगे तो आप सीख जाओगे। तो उनका भी मैं आभारी हूँ यहाँ पे। अब श्रीमती कृष्णा पूनिया जी ने कहा कि वो मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं, स्ट्रगल स्टोरी। तो स्ट्रगल स्टोरी मोस्टली कॉलेज की बात शुरू होती है। तो जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मैंने मैकेनिकल ब्रांच ली थी। मेरे भाई ने कहा था कि नहीं कंप्यूटर ले ले, मैंने कहा नहीं मैं मैकेनिकल लूँगा, क्योंकि मुझे गाड़ियों के इंजन या फिर जितने मशीन के कंपोनेंट जो घूमते रहते हैं या फिर जिनमें हलचल होती है, मुझे उनको देखने में मज़ा आता है कि मैं कैसे उनको देखूं, कैसे क्यों हो रहा है वैसे मूवमेंट। तो मैंने वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली, और फर्स्ट ईयर में मैं ये ढूंढने लग गया कि हम गैराज कहाँ पे है, जो बड़ा गैराज होता है कि वो कहाँ गैराज मिला। मुझे गैराज मिला। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं ना तो आपसे पैसे मांग रहा हूँ ना आप मुझसे लेना। तो मैंने गैराज ज्वाइन कर ली। मैं दिन में मेरा कॉलेज ख़त्म करता था और शाम को 2 से 3 घंटे वो जो गैराज में काम होता है, गाड़ियाँ खुदती रहती हैं, ब्रेक लगाते रहते हैं, हेडलैम्प डाल दिया, फिर ये इंजन का काम कर दिया, मैं उसको देखता था क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके बारे में रूम पे आकर पढ़ता था कि आज उसने ये काम किया था तो क्या था। तो इस तरह से मेरी रुचि डेवलप होती गई और मैं कारों के बारे में पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते मैंने फिर डिज़ाइन के बारे में देखा कि अगर कार की शेप इस तरह की है तो क्यों है, ऐसे ही क्यों नहीं। तो ऐसी शेप होने का एक रीज़न होता है कि उसमें हवा जब हम बहती है तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, उस पर सबसे ज़्यादा दबाव लगता है। तो कार को ऐसे बनाया जाता है ताकि उसमें कम से कम दबाव लगे। तो मैंने जाना कि डिज़ाइनिंग ऐसे होती है, डिज़ाइन के मैंने कोर्स किए। फिर मेरी रुचि थी कि मैं डिज़ाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाऊँ। तो कॉलेज के बाद मुझे 2 महीने तक मैं यहाँ रहा घर पे, तो उसमें जॉब नहीं लगी थी डायरेक्टली। उसमें शुरुआत में मेरे को प्रोडक्शन में जॉब मिली थी। प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन होता रहता है कि सरिया क्यों बन रहा है, या फिर बॉल बेयरिंग में मेरी लगी थी एनबीसी बेयरिंग, कि एनबीसी बेयरिंग में बेयरिंग कैसे बन रहा है। तो उसमें ज़्यादा कोई ग्रोथ थी नहीं, एक बेयरिंग बन रहा है तो वो बन ही रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि क्या ही बन रहा है वो। तो आपको देखना हो कि सच में आपको डेवलप करना हो तो डेवलपमेंट देखना पड़ता है।
तो मैं कोचिंग में चला गया। मेरे भाई ने कहा कि तैयारी कर ले, कोई बात नहीं, एनबीसी ज्वाइनिंग मत कर। तो तैयारी करने के लिए मैं चला गया गेट एग्ज़ाम की। गेट एक टेक्निकल एग्ज़ाम होता है जिसमें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर होता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा गया। मैंने कोचिंग की दिल्ली में 1 साल, और जब मैंने दिया तो कट ऑफ थी उसकी 31 मार्क्स 31, और मेरे नंबर आए थे 33। वो कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है, लेकिन अब आपको उस एग्ज़ाम के थ्रू जॉब चाहिए, तो उसमें रैंक चाहिए आपको 2200 के आसपास, और मेरी रैंक थी 22 या 23,000। मतलब मेरा जॉब भी मिलने का कोई आसार नहीं था और कुछ भी नहीं था। मैंने दोबारा तैयारी शुरू की, खुद से पढ़ना शुरू किया, कोचिंग ज्वाइन नहीं की। दूसरी बार मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे नंबर आए 59 59 में भी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि 6 या 7 हज़ार के आसपास रैंक थी, तो उससे भी कुछ हो नहीं सकता था, सिर्फ मैं आगे और पढ़ सकता था, उसे जॉब नहीं मिल सकती। फिर मैंने एक बार फिर तैयारी शुरू की। तो इस बार करते करते मैंने इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कुछ भी अब कर सकता हूँ। इतने टेस्ट दे लिए थे कि अब मैं कोई भी पेपर आएगा मैं कर दूँगा। जब पेपर देने में गया, एग्ज़ाम देने गया, तो कोई सवाल ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं आता। मैंने 100 नंबर का अटैम्प्ट किया, लेकिन छोटी छोटी गलतियां, जहाँ प्लस भरना होता है मैंने माइनस भर दिया। किसी ने पूछा था कि गाड़ी के जैसे 4 पहिए होते हैं, इंजन चलता, गाड़ी चलती है तो वाइब्रेट करती है, हिलती है गाड़ी, तो उसको कम कैसे किया जाए, उसका हिलना डुलना, ये करता है मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसमें कहीं भाग देना था कि एक पहिए पे इतना वाइब्रेशन आता है, उसमें 4 का भाग देना था। जब 12 आंसर आया तो उसमें 4 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो मैंने वो 12 भर दिया। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते करते मैंने 98 नंबर का जो अटेम्प्ट किया था वो मेरे नंबर रह गए कट बिटा के 67। ऑल इंडिया रैंक थी 3000। तो उससे भी मेरे को आईआईटी में एमटेक एडमिशन, आईआईटी भी काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित संस्थान है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है हमारे देश के टेक्निकल, उसमें मेरे को एडमिशन मिल जाता। लेकिन मैं नहीं गया, मुझे नहीं चाहिए था, मुझे पढ़ना नहीं था, मुझे जॉब करनी थी। फिर मैंने एक बार फिर एयरफोर्स का भी दिया, जिसमें प्रतिभा पूनिया आज फाइटर पायलट है, मैंने उसका भी दिया, मेरा वो भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एसएससी जेई का भी दिया, जो जूनियर इंजीनियर का होता है वो भी क्लियर हो गया प्रीलिम्स। लेकिन एयरफोर्स के 2 बार मेरा क्लियर हुआ। उसमें इंटरव्यू में एक बार पहले भी दिन बाहर हो गया, दूसरी बार मैं 5वें दिन बाहर हो गया, तो उसमें मेरा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो ये 3 साल के बाद जब मैं इतने सारे फेलियर देख लिया, बहुत सारे और भी मैंने एग्ज़ाम दिए छोटे छोटे, तो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, हाथ जोड़ दिया जाए कि मैंने गलती कर दी इस फील्ड में शायद आके, कि मैं हार मान लेता हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या जवाब दूँगा इस बात का कि मैं 3 साल के बाद जो मैंने बीच में मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मैं चाहता था उसी में मेरी जॉब लगी, तो बताना भूल गया। लेकिन उसमें मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे जुनून आ गया था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और IAS ऑफिसर होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, मुझे वो बनना है। मैं तैयारी करता रहा कि नहीं, इसीलिए मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, तो मेरी मनपसंद थी। तो उसके बाद में 3 साल बाद जब ये ख्याल आने लगा कि मैं हार रहा हूँ हर जगह, तो कि हाथ जोड़ देता हूँ घर पे कि मुझसे नहीं हो रहा, तो एक ख्याल आया कि मतलब मेरे माँ बाप मेरे से उम्मीद रखते हैं, कम से कम वो उम्मीद तो नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार फिर करते हैं। फिर जब मैं 4थी साल में तैयारी कर रहा था, करते करते मेरी उम्मीदें टूट गई थी एक बार, क्योंकि नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम था एयरफोर्स। नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम मेरे 1-2 और भी निकले, उनमें भी नहीं हुआ जब फाइनली। तो मैंने सोचा टेक्निकल को मैं फुल तैयारी में दे, नॉन टेक्निकल को दे चुका हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, शायद मैं काबिल नहीं हूँ इसके। तो मैं कुछ दिन डिप्रेशन, मेरा नाम मैंने घर पे बताया, और ये मैं डिप्रेशन का एक नेगेटिव वर्ड है जिसे आप जिक्र नहीं करना चाहिए, शायद ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप दबाव में हैं, आप चिंतित हैं। ये हर किसी के साथ होता है, स्ट्रेस आता है हर किसी के साथ में, कि एक वक्त पे हमें लगने लग जाता है कि हम इस काबिल नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मैं 5-6 महीने तक रूम में खुद के बारे में सोचता रहा कि क्या हुआ। उस बार मैं घर पे भी जाता आता था, ज़्यादा घर आया। पहले तो मैं 3-4 महीने में आता था, फिर मैं 15-20 दिन में आने लग गया, लेकिन ना घर पे मन लगता है ना मेरा रूम में मन लगता है, क्योंकि मेरा मन दबाव में है। मैंने किसी को नहीं बताया घर पे, और फिर सेंस हो जाता है घर वालों को। सुबह वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्या वो करता है बच्चा, तो उनको पता पड़ जाता है कि स्ट्रेस आ चुका है इसे। तो मेरी माँ कहती थी कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे थोड़ी कि दुनिया रुक जाएगी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है, इस दुनिया में भूखा कोई नहीं मरता, तो तू भी कुछ ना कुछ कर लेना, अपना बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने ठीक है। और जब मेरी बहन के ससुराल जाता है, सूरज जी मुझे कहते थे कोई बात नहीं, अगर तू ये सोच रहा हो कि 3 साल लग गए हैं, हो नहीं रहा है कुछ, तो कोई बात नहीं, कुछ कर तैयारी। ऐसे भी लोग हैं जो जिनका ज़िंदगी में कुछ मतलब मकसद नहीं है, सुबह से शाम तक वो नशे में हैं या किसी और तरीके से उनका मकसद नहीं है,
तो कोई बात नहीं, तैयारी करें। मैं थोड़ा थोड़ा मोटिवेट हुआ, खुद में विश्वास करने लगा। फिर मैंने तैयारी शुरू की। फिर कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी वो है जिनका 10,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है सालाना। कोल इंडिया में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, नंबर अच्छे आ गए, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन मैं एएसपी रह गया, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे करते करते ये 5वीं साल आ चुकी थी जब मैंने इसरो का रिटर्न दिया तीसरी बार। तो इसरो का रिटर्न इससे पहले मुझसे नहीं निकला था। हर बार मैं 2-4 नंबर से रह जाता हूँ, और एसएससी जेईई में मैं 2-4 नंबर से रह रहा था। हर बार यही हो रहा था मेरे साथ। कभी कभी रेलवे का मेरा प्रीलिम्स निकल गया, उसमें 2-4 नंबर से मेंस रह गया, तो फाइनल सिलेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था लास्ट में। तो फिर मैंने एक बार फिर सोचा कि आखिरी बार तैयारी की जाए, फिर देखते हैं। तो इस बार मैंने देना शुरू किया। 2019 में नोटिफिकेशन आया था इसरो का कि 135 पोस्ट है टोटल, उसके लिए 37 पोस्ट के लिए मैकेनिकल ब्रांच में ये एग्ज़ाम होगा। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी वैकेंसी हैं तो मुझे शायद प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो मुझे ना प्रयास करना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैंने गेट एग्ज़ाम का फिर से शुरू किया, और इसी बीच में 2019 का नोटिफिकेशन था ये, और 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ 12 जनवरी 2020 को। तो जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी मैं वही गलतियाँ दोहरा के आया। स्ट्रेस वहाँ भी मेरा रिफ्लेक्ट कर गया कि 1/3 को मैं 3 आंसर लगा दिया, निकाला है 1/3, लेकिन 3 लगा दिया, 3 में आंसर लगा दिया। तो वही फिर इसमें मुझे लगा कट ऑफ नहीं हुआ, लेकिन हो गया, इसमें मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये कोरोना आ गया, मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया, पूरा साल इसमें चला गया। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया था मैं पिछले साल अगस्त में, रिजल्ट आ गया था।